नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एक रीसेंट फैसले के बारे में, एक रूलिंग के बारे में जो डील करता है इजराइल पैलेस्टाइन के साथ। इजराइल और पैलेस्टाइन का जो केस है वो आईसीसी में कुछ साल से लंबित था। यहां पर कॉम्प्लिकेशन क्या थी? पैलेस्टाइन एक पूरी तरह से सॉवरेन कंट्री नहीं है, इसको लेकर कुछ इश्यूज थे। क्या इश्यूज थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ये जानेंगे कि आईसीसी का यहां पर इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार है या नहीं, और क्या ये आईसीसी और आईसीजे एक ही होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा आईडी है, वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर्स के अपडेट्स भी आपको वहां मिल जाएंगे और पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 फरवरी को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह तय किया कि पैलेस्टाइन में हुए अलेजेड वॉर क्राइम्स की जांच वो कर सकते हैं। तो अभी कोई फैसला नहीं सुनाया गया है कि इजराइल दोषी है या इजराइल के सैनिक दोषी हैं। जी नहीं, अभी केवल आईसीसी ने यह कहा है कि हमारे पास ये अधिकार है, ये जुरिस्डिक्शन है कि हम पैलेस्टाइन में हुए वॉर क्राइम्स की जांच करें। तो उसके बारे में पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर जो हैं वो जाकर जांच करेंगे और उसके बाद कोई फैसला सुनाया जाएगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, 1 या 2 साल इसमें लगेगा, लेकिन फिर भी ये पैलेस्टाइन के लिए काफी पॉजिटिव सूचना है या फिर उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वो काफी समय से इसकी डिमांड कर रहे थे। अब ऑब्वियसली इजराइल इस फैसले से खुश नहीं है। उसका मानना है कि उसके सैनिकों को टारगेट किया जाएगा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को टारगेट किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि हम अपने सैनिक और अपने सिटीजन्स को पूरा बचाव करेंगे, उनको लीगल परसिक्यूशन से बचाएंगे। अब इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की डिटेल्स में मैं यहां पर नहीं जाने वाला हूं। मैंने इस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, 50 मिनट लंबा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। स्टडी आईक्यू पर सर्च कीजिए इजराइल पैलेस्टाइन, ये वीडियो का टाइटल है, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। तो इससे आपको इजराइल और पैलेस्टाइन की पूरी हिस्ट्री मालूम चल जाएगी। अभी हमारे काम का जो है वो मैं आपको यहां पर मेंशन करूंगा। तो देखो, ये इजराइल का मैप है। यहां पर ये वेस्ट बैंक जो नजर आ रहा है, जो थोड़ा लाइटली कलर्ड है, ये वेस्ट बैंक है और ये है गाजा स्ट्रिप। ये दोनों टेरिटरीज मिलकर बनाती हैं पैलेस्टाइन। लेकिन पैलेस्टाइन एक पूरी तरह से आजाद देश नहीं है, सॉवरेन कंट्री नहीं है, क्योंकि इस पर काफी हद तक इजराइल का कंट्रोल है। और उसमें भी वेस्ट बैंक के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इजराइल ने अपने नागरिकों को बसा रखा है। और गाजा स्ट्रिप जो है उसको भी पूरी तरह से इजराइल कंट्रोल करता है। यहां पर किसी भी तरह का आना जाना अलाउड नहीं है अनटिल एंड अनलेस इजराइल अलाउ ना करे। तो ये जो दोनों टेरिटरीज हैं जो आज पैलेस्टाइन कहलाती हैं, इनके ऊपर अगर आप लार्जर पिक्चर देखें तो कहीं ना कहीं इजराइल का ही कंट्रोल है। हाँ, जो उनकी लोकल गवर्नमेंट वगैरह जैसे इश्यूज हैं वो वेस्ट बैंक में एक अलग सरकार है, उसको संभालती है। तो पैलेस्टाइन क्या एक कंप्लीटली आजाद देश है? तो उसका बिल्कुल सीधा जवाब होगा नहीं। लेकिन दुनिया के कई देश इसे एक आजाद कंट्री मानते हैं। यूएन में इसका क्या स्टेटस है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूएन में इसको नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया है, जो कि वेटिकन को भी मिला हुआ है। तो बेसिकली जो वेटिकन की पोजीशन है वही इनकी पोजीशन है। पॉपुलेशन क्या है इनकी? 51 लाख के आसपास। और इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन ये है कि गाजा स्ट्रिप पर रूल करता है हमास फैक्शन, और वेस्ट बैंक में जो रूल है या फिर मेनली पावर में है वो है फतह फैक्शन। अब ये दोनों पुराने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इनकी भी आपस में बनती नहीं है। तो बेसिकली पैलेस्टाइन गवर्नमेंट में भी यहां पर एक अलग फैक्शन, एक अलग गुट का राज है, यहां पर एक अलग गुट का राज है। लेकिन जो वेस्ट बैंक में या पैलेस्टाइन की जो सरकार है वो मेनली वेस्ट बैंक में बेस्ड है, रामल्ला में, और वो यहां से उनके सिविल इश्यूज को हैंडल करती है। लेकिन उनका अधिकार गाजा स्ट्रिप में ज्यादा चलता नहीं है, वहां पर हमास फैक्शन ही मोस्ट पावरफुल है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। तो देखो, आईसीसी और आईसीजे में एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि आईसीजे पहली बात तो केवल देशों के बीच में मुद्दों को सॉल्व करता है। आईसीसी में देशों के बीच में मुद्दे सॉल्व नहीं होते हैं। आईसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको देशों ने मिलकर स्टार्ट किया था, लेकिन ये यूएन का हिस्सा नहीं है। तो यहां पे जिन देशों ने वो ट्रीटी साइन करी थी, कौन सी ट्रीटी है? रोम ट्रीटी है। उसको जिन देशों ने साइन किया, उन्होंने ये तय किया कि हम इस अदालत को मानेंगे। तो इस अदालत में उन देशों में रहने वाले लोगों को कोर्ट में लाया जा सकता है अगर उन्होंने कोई जेनोसाइड किया है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वॉर क्राइम्स हैं या अन्य तरह के क्राइम्स हैं। मोस्टली वॉर से रिलेटेड या जेनोसाइड से रिलेटेड क्राइम्स के लिए यहां पर लोगों को या संगठनों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आईसीजे क्या करता है? वो इंटरनेशनल स्तर के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। मेनली कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट हैं उनको सॉल्व किया जाता है, और ये यूएन का एक ऑर्गन है आईसीजे। आईसीसी यूनाइटेड नेशंस का डायरेक्टली पार्ट नहीं है। हालांकि यूएन इनको कोर्ट्स में केसेस देता है कि आप इस केस को संभालो, लेकिन वो डायरेक्टली यूएन का एक ऑर्गन नहीं है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आईसीसी जिस ट्रीटी के बेसिस पर चालू किया गया था, रोम स्टैट्यूट उसको कहते हैं। ओके, तो रोम स्टैट्यूट पर साइन किए हैं 123 देशों ने,
और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत ने साइन नहीं कर रखा है, हम नॉन स्टेट पार्टी नॉन सिग्नेटरी की कैटेगरी में आते हैं। ना भारत ने किया है, ना चाइना ने किया, ना पाकिस्तान ने किया। बहुत ये जो एशियन कंट्रीज हैं इनमें से कईयों ने साइन नहीं कर रखे हैं। मोस्टली आप देखेंगे तो यूरोप या साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीकन कंट्रीज ने साइन किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल भी आईसीसी का मेंबर नहीं है। वो बनेगा क्यों? क्योंकि उसको पता है जिस दिन वो मेंबर बना तो तुरंत पैलेस्टाइन वाले लोग उस पर केस करने की कोशिश करेंगे। तो यही मेन मुद्दा है कि इजराइल इसका मेंबर नहीं है। इजराइल इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आईसीसी। तो ये जो मेंबर स्टेट्स हैं ये हैं टोटल 123। अब ये ऑपरेट कहां से करता है? तो ये ऑपरेट करता है द हाग से। डन हाग कहते हैं इसको, नेदरलैंड्स में एक शहर है। तो हाग में ये 2002 में चालू हुआ था जब रोम स्टैट्यूट इफेक्ट में आया था। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो इस अदालत को अपना बेसिस देती है। इट इज द फाउंडेशनल गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। अब आईसीसी के बारे में यह बात याद रखना कि यूनाइटेड नेशंस का यह अंग नहीं है, इसीलिए इसके पास दुनिया भर में जुरिस्डिक्शन नहीं है। जिन देशों ने साइन किया है उसको केवल वहां पर ही यह काम कर सकता है। उन्हीं देशों में हुए जो अपराध हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। लेकिन एक और सिचुएशन है जहां पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। मान लो ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक सिग्नेटरी है, स्टेट पार्टी है इस कन्वेंशन में, ऑस्ट्रेलिया का कोई नागरिक जाकर अल्जीरिया में वॉर क्राइम्स करवा दे तो वो आईसीसी के दायरे में आएगा। उस पर आईसीसी इन्वेस्टिगेट कर सकती है क्योंकि दैट इज अ क्राइम कमिटेड बाय द नेशनल ऑफ अ मेंबर स्टेट बट इन अ डिफरेंट टेरिटरी। ओके, तो ये इसकी कुछ खास बात है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल भी इसको कुछ स्पेशल सिचुएशंस में केसेस रेफर कर सकती है, तो वहां पर भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन तब सिक्योरिटी काउंसिल को एग्जैक्टली उसे बताना होगा कि आपको यहां पर इन्वेस्टिगेट करना है। अब आईसीसी आईसीजे में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको हमारे स्मार्ट कोर्सेज में भी पता चल जाएंगे। तो यूपीएससी का एक स्मार्ट कोर्स है, स्टडी आईक्यू के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इससे आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए studiiq.com। अब आते हैं हम पैलेस्टाइन के केस पर। 2012 में क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टाइन का दर्जा चेंज हुआ था। इट बिकेम अ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले वो एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर एंटिटी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके दर्जा दे दिया गया स्टेट का। अभी भी ऑब्जर्वर स्टेट है, लेकिन नॉन मेंबर स्टेट है, लेकिन स्टेट है। यानी कि यूएन कह रहा है कि हाँ आप एक देश तो हैं। पहले आपको एक एंटिटी माना जा रहा था कि आप एक एंटिटी हैं, अब आप एक स्टेट बन चुके हैं। अब ये जो स्टेट का रिकग्निशन मिला था पैलेस्टाइन को, इससे ये आईसीसी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो गया और इसने तुरंत आईसीसी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। उस समय भी यूएस, यूके, इजराइल, इन सब ने कोशिश करी कि पैलेस्टाइन आईसीसी का मेंबर ना बने, क्योंकि उनको पता था कि पैलेस्टाइन आईसीसी गया तो सबसे पहले इजराइल के खिलाफ कंप्लेन करेगा। लेकिन पैलेस्टाइन नहीं माना, दे अप्लाइड और उनको मेंबरशिप मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल तो मेंबर है ही नहीं आईसीसी का, तो फिर इजराइल को चिंता की क्या बात है? देखो, आईसीसी के कानून में यह लिखा हुआ है कि चाहे कोई देश मेंबर ना हो, लेकिन उसके नागरिक अगर दूसरे देश में जाकर, जहां पर ये आईसीसी का जुरिस्डिक्शन है, वहां पर कोई वॉर क्राइम कमिट करते हैं तो उनकी जांच करी जा सकती है। और याद रखिए, आईसीसी किसी एक पर्टिकुलर देश को प्रोसिक्यूट नहीं करता है, वो लोगों को प्रोसिक्यूट करता है। तो अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों ने पैलेस्टाइन टेरिटरी में जाकर कोई वॉर क्राइम किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसीलिए इजराइल नहीं चाहता था कि पैलेस्टाइन आईसीसी का मेंबर बने। अब आते हैं कि कंप्लेन हुई किस बारे में है। तो वैसे तो कंप्लेन करने को बहुत कुछ है, इनके बीच में 70 सालों से लड़ाई चल रही है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 2014 में जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, गाजा कॉन्फ्लिक्ट उसको कहा जाता है, उसके बाद से जो भी क्राइम्स हुए हैं मेनली उनको पैलेस्टाइन के लोग कह रहे हैं कि इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो 2014 वाली जो लड़ाई थी, इसमें 2000 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई थी। 67 इजरायली सोल्जर्स भी मारे गए थे, 6 इजरायली सिविलियंस भी मारे गए थे। फिर पैलेस्टाइन ने ऑफिशियली आईसीसी ज्वाइन कब किया था? 2015 में। ठीक है, तो 2014 में ये युद्ध हुआ था, जुलाई का महीना था, और 2014 31 दिसंबर को इन्होंने आईसीसी ज्वाइन किया था। 2018 में फिर से एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, छोटी मतलब कुछ दिन के लिए मैं कह रहा हूं, छोटी लड़ाई हुई थी इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। उसमें भी मेनली जो हमास फैक्शन है उनके साथ ये लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में भी कई लोग मारे गए थे, पैलेस्टाइन के सिविलियंस मारे गए थे। और इसके बाद से पैलेस्टाइन ने अपने यूएन ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस का इस्तेमाल करके ये कहा आईसीसी को कि आप इजरायली एक्शंस की जांच कीजिए। तो 2018 से ये कहानी शुरू हो चुकी है, लेकिन उस समय आईसीसी तुरंत तैयार नहीं हुआ था इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा दबाव भी था दूसरे देशों का, खास करके यूएस का। तो यूनाइटेड स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कहा था कि आईसीसी होती कौन है जांच करने वाली। बाय द वे यूएसए ने तो ज्वाइन ही नहीं कर रखा है आईसीसी, है ना।
तो इन्होंने कहा कि आईसीसी को जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है, और अगर आपने जांच करी तो हम जो आईसीसी के जजेस हैं उनको सैंक्शन कर देंगे। यानी जैसे सैंक्शंस रशिया पर लगाए जाते हैं क्राइमिया क्राइसिस के बाद, उस तरह के सैंक्शंस की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, धमकी दे दी थी कि आईसीसी के जजेस पर हम सैंक्शंस लगा देंगे। उसके अलावा यूएस को एक और डर था कि अगर इस तरह के केसेस आईसीसी हैंडल करने लग गया तो कल को अफगानिस्तान और इराक के लोग भी इस तरह के केसेस जाकर कर देंगे आईसीसी में यूएस सोल्जर्स के खिलाफ, क्योंकि अफगानिस्तान में भी कई वॉर क्राइम्स हुए हैं फ्रॉम द साइड ऑफ यूएस आर्मी। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ड्रोन स्ट्राइक्स भी है, क्योंकि ड्रोन हमें लगता है कि बहुत प्रिसाइज है, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर देखो तो ड्रोन की एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है। 90% ड्रोन स्ट्राइक्स सिविलियंस को मार देती हैं, ऐसा कई रिसर्च स्टडीज शो कर चुकी हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते थे कि पैलेस्टाइन के साथ अपने संबंध तोड़ने का दबाव बनाया जाए, तो शायद ये आईसीसी के अंदर इस केस को परस्यू नहीं करेंगे। तो ट्रंप ने पैलेस्टीनियन एम्बेसी को भी बंद करवा दिया, लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन नहीं माना। उसने आईसीसी में कंप्लेन करी, फ्रेश कंप्लेन्स करी। ये बातें 2018 सितंबर महीने की, और ये सारी हेडलाइंस मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको डेट्स वगैरह ध्यान रहे। मैं सारी डेट्स यहां पर लिखी नहीं है मैंने, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैटर समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ था। आईसीसी में पैलेस्टाइन का केस और ज्यादा दमदार हुआ 2019 में, जब यूनाइटेड नेशंस के एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पैनल ने यह बात पता करी कि 2018 में जो गाजा में डेली प्रोटेस्ट होते थे, उस समय पैलेस्टाइन के लगभग 190 नागरिकों को मारा गया था इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, और 6000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे, जख्मी हुए थे 30 मार्च से 31 दिसंबर 2018 के बीच में। तो उस समय यूनाइटेड नेशंस के इस पैनल ने भी कहा था कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ केस चलाया जाना चाहिए फॉर दीज पर्टिकुलर किलिंग्स जो 2018 में हुई थी। तो फाइनली ये केस थोड़ा स्ट्रांग होता गया, और 2019 में जो आईसीसी की चीफ प्रोसिक्यूटर हैं फातू बेंसूडा, ये चीफ प्रोसिक्यूटर कौन है? ये जज नहीं है, प्रोसिक्यूटर यानी कि ये केस को चलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रस्तुत करेंगे कि ये पूरा केस है। तो इन्होंने ये अनाउंस किया कि इनका पूरा अब डिसीजन ले चुके हैं ये लोग कि हम पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में जो इजराइल के द्वारा वॉर क्राइम्स करे गए हैं उनकी फॉर्मल जांच करेंगे, फॉर्मल इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी करने के बाद वो कोर्ट में केस चलाया जाएगा। तो अब कौन सी टेरिटरीज की यहां बात हो रही है? वही जो मैंने आपको मैप में बताई थी, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और जेरूसलेम शहर का ईस्ट वाला हिस्सा जो पैलेस्टाइन के अधीन आता है। तो ये सारी टेरिटरीज टेक्निकली पैलेस्टाइन का हिस्सा है, लेकिन इन पर कंट्रोल किसका है? इजराइल का ओवरऑल कंट्रोल है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि पैलेस्टाइन एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, सॉवरेन कंट्री नहीं है। तो पैलेस्टाइन में कोई एयरपोर्ट नहीं है कि आज आप टिकट कटाओ और जाकर पैलेस्टाइन पहुंच गए, नहीं, आपको जेरूसलम जाना पड़ेगा। वहां से अगर आपको इजराइल की सरकार या डिफेंस फोर्सेस परमिशन देती हैं तो ही आप ईस्ट जेरूसलम में या फिर वेस्ट बैंक में एंटर कर सकते हैं, वरना आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर इन चीफ प्रोसिक्यूटर को जांच करने भी पैलेस्टाइन जाना है तो इजराइल इनको रोक सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। तो उस समय आईसीसी की चीफ प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि हमारे पास रीजनेबल बेसिस है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ें, जो भी सिचुएशन पैलेस्टाइन में है उसको हमें इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि आईसीसी के जजेस इस बात से उस वक्त सहमत नहीं थे, तो इन्होंने 1 साल से भी ज्यादा समय लगाया, लेकिन फाइनली फरवरी 2021 में इन्होंने रूलिंग दी आईसीसी के जजेस ने कि हाँ, पैलेस्टाइन में हमारा जुरिस्डिक्शन है, हमारा यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। और अब चीफ प्रोसिक्यूटर को परमिशन दे दी गई है कि अब आप जाकर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लेकिन यहां पर मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इन्वेस्टिगेशन केवल इजराइल की मिलिट्री के खिलाफ नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन उन पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप्स के खिलाफ भी होगा, जैसे कि हमास, जो खुद लड़ाई में इन्वॉल्व हैं। तो ये हमास फैक्शन वो है जो खुद अपने लोगों को आगे करता है। ऐसा कहा जाता है कि हमास लोगों को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, ह्यूमन शील्ड्स की तरह इसने कई बार यूज किया है इंसानों को। तो इन चार्जेस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो इट इज नॉट जस्ट द इजरायली डिफेंस फोर्सेस बट ऑल्सो द हमास लाइक आर्म्ड ग्रुप्स इन पैलेस्टाइन। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमास पर भी बहुत ऐसे चार्जेस लगे हैं कि उन्होंने सिविलियंस को डायरेक्ट अटैक्स में आगे कर दिया है अपने फाइटर्स को बचाने के लिए। अब इन इन्वेस्टिगेशन में आईसीसी क्या इन्वेस्टिगेट करेगा? देखो, एक तो 2014 की जो ये लड़ाई हुई थी, गाजा वॉर, जिसका नाम दिया गया था इजराइल और हमास के बीच में, उसके घटनाओं की जांच करी जाएगी। उसके अलावा जो इजरायली सोल्जर्स के द्वारा पैलेस्टीनियंस को मारा गया है, लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं, उनमें उसकी जांच करी जाएगी। तीसरा, इजरायली अथॉरिटीज के द्वारा जो वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों को सेटल किया गया है उसकी भी जांच करी जाएगी। ये जो सेटलमेंट्स हैं इजराइल के, ये अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पर हम कुछ अलग वीडियोस भी बना चुके हैं। आपको इसके बारे में जानना है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, नहीं तो जो मैंने इजराइल पैलेस्टाइन का वीडियो बनाया है उसमें भी इन्हें मेंशन किया है। तो इसकी भी जांच करी जाएगी, और ये तो वैसे ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है टॉपिक, तो ये भी आईसीसी में अब पहुंच गया है। क्योंकि देखो क्या है कि जनीवा कन्वेंशन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साइन हुए थे, उसमें साफ लिखा गया था कि कोई भी देश
ऑक्यूपाइड टेरिटरी में अपने नागरिकों को नहीं बसा सकता। ये साफ तौर पर लिखा हुआ है जेनीवा कन्वेंशन में, लेकिन फिर भी इजराइल अपने नागरिकों को वहां पर बसा रहा है। यूनाइटेड नेशंस भी कई बार इजराइल को कह चुका है कि आप ये वेस्ट बैंक में जो आपने सेटलमेंट किए हैं इनको हटा दो और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी में आप अपने नागरिकों को बसा सकते हैं। अब ये जो आईसीसी की अभी रूलिंग आई है कि इजराइल और साथ ही साथ हमास के द्वारा किए गए एट्रोसिटीज की जांच करी जाएगी, इस पर प्रतिक्रिया क्या रही है हर ग्रुप की, वो मैं आपको बता देता हूं। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो वहां की सरकार है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है पैलेस्टीनियंस की, वो बहुत खुश है। ऑब्वियसली वो तो खुशी होगी क्योंकि इजराइल को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो इन्होंने इसका स्वागत किया है, इस फैसले का। इन्होंने कहा है कि इजरायली ऑफिशियल्स या मिलिट्री फिगर्स जो हैं जिनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा अगर कोई सीनियर ऑफिसर्स को कोर्ट में लाया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लिए। और इस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वेस्ट बैंक में कौन कंट्रोल करता है? फतह। तो फतह वैसे भी खुश है क्योंकि हमास के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इनके पॉलिटिकल राइवल है। फतह और हमास में 2006 से लड़ाई चल रही है और हमास कंट्रोल करता है किसको? गाजा स्ट्रिप को। तो हमास के खिलाफ भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन खोली जाएंगी, इसलिए भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इसका स्वागत कर रही है। पैलेस्टीनियन राइट्स ग्रुप्स जो हैं वो भी इस रूलिंग के पक्ष में हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। लेकिन हमास ने भी इसका स्वागत किया है। हमास ने कहा है कि हमें इन्वेस्टिगेट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और ये तो पीपल्स मूवमेंट है, हम तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला है। तो हमास काफी कॉन्फिडेंट है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है और इजराइल के खिलाफ सबूत पक्के मिलेंगे। इस तरह का इन्होंने एटीट्यूड अभी शो किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इजराइल गवर्नमेंट को? इजराइल के जो गवर्नमेंट है या फिर उनके ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि आईसीसी वॉर क्राइम्स के लिए हमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, जबकि आईसीसी को बनाया गया था ताकि ज्यूज के खिलाफ जैसा जेनोसाइड हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, उस तरह की घटनाएं फिर से रिपीट ना हो। अब इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों की सरकार ने इस रूलिंग को कंडेम किया है। उन दोनों ने कहा है, इसकी निंदा करी है कि आईसीसी को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि पैलेस्टाइन एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। ऐसा किसका कहना है? यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का। लेकिन अब कोर्ट ने यह माना है कि हम पैलेस्टाइन को एक फुल फ्लेज स्टेट मानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू तो इतने आगे बढ़ गए, इन्होंने तो आईसीसी के इस कदम को एंटीसेमाइटिज्म कह दिया कि ये एंटीसेमाइटिज्म है, यानी कि जूस के खिलाफ भेदभाव है, जूस के खिलाफ रेसिज्म है, उस फीलिंग के साथ ये कदम उठाया गया है। तो आईसीसी की स्थापना करी गई थी नाजी हॉलोकास्ट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन अब वो जूइश लोगों के खिलाफ ही जांच कर रहा है। तो ये पूरा मामला ही गड़बड़ है, ऐसा नेतन्याहू का मानना है। और ये पूरी संभावना है कि नेतन्याहू की सरकार आईसीसी के ऑफिशियल्स को, प्रोसिक्यूटर्स को पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में नहीं जाने देगी। मैंने आपको बताया कि पूरा एक्सेस इजराइल कंट्रोल करता है, तो उनको वेस्ट बैंक में जा पाना उनका बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा कोई इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। हाँ, जितनी इन्वेस्टिगेशन ये ग्राउंड पे ना जाकर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे जरूर ये कुछ ऑफिशियल्स को कोर्ट में ड्रैग करेंगे। जो भी होगा आने वाले समय में हम आपको अपडेट करेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।